नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लंच टूर। यह है मेरा स्टडी ब्लॉग चैनल। इसमें मैंने आज बनाया एक टू डू लिस्ट। आज पढ़ाई करने के लिए मैं कर रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी। तो आज है 1 जून और ये है मेरे 4 प्लान 1 2 3 4 5, सॉरी 5 है। इसमें 7 से 10 यानी 7 to 10 स्टडी टारगेट, 1 आवर इवनिंग वॉक, 1 आवर सर्कल लेक्चर देखना है जो 9 बजे 9 ओ क्लॉक इवनिंग में लाइव होता है। 30 मिनट मेडिटेशन करना है जो कि कंप्लीट हो चुका है, पर मैं इसे टिक करूँगा शाम को। कंप्लीट 6 क्लास एनसीईआरटी। तो आज हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एक स्टडी ब्लॉग चल रहा था, हम इसी में एनसीईआरटी पढ़ेंगे सब साथ मिलकर। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें बीच बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी लेना अनिवार्य है। ठीक है, उसे भी लेकर चल देंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6 क्लास हिस्ट्री की। इसको आज हम कंप्लीट करना है। 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाएंगे, शायद 6 घंटे में कंप्लीट हो जाए। मुझे इसका पक्का नहीं पता कितने घंटे में कंप्लीट हो सकती है, पर मैं 6 घंटे का यहाँ पर अनुमान लगा कर चल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 16 बजकर 52 मिनट मेरे पीसी में। तो आप काउंट कर लेना कितना टाइम हो रहा है। समथिंग 12, लगभग 5 बजने वाले हैं। ठीक है, एक स्टडी स्टार्ट करते हैं अब। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ देते हैं यहीं पर। इस चीज़ को काट देते हैं यहीं पर, नीचे आ जाते हैं। कैसे पता लगाएं, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर यहीं पर लिखा है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, लोग कहाँ रहते थे। ये एनसीईआरटी की बुक में जो टॉपिक है वो कितनी वाक़ मतलब एक सजावटी ढंग से समझाए गए हैं, की वजह से बच्चों के लिए बनाए गए हैं। सिक्स क्लास के बच्चों की क्लास होती है, उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छे हैं, शानदार है। इसको करते हैं एक्सक्लूड। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक, मतलब जो चीजें इकट्ठा करने में माहिर लोग होते हैं उन्हें कुशल संग्राहक कहते हैं। संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर यानी शिकार भी किया करते थे। पेज नंबर फर्स्ट कंप्लीट सेकंड पर चलते हैं अब। पेज नंबर सेकंड आ गए। ठीक है, इसे छोड़ो यहाँ तक, जो ऊपर का हिस्सा है इसे छोड़ो। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, जो चीज़ें ये रेड सी लाइन में इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें कट करते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ है। ये संडाल करो, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। इन सब मैप को बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो। पहले इनको कंप्लीट करके छोड़ते चलो। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं मानचित्र। प्रथम इसे छोड़ो। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया क्या है। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है, दक्षिण एशिया को। ठीक है, इसमें देशों के नाम भी दिए हैं। उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार। ठीक है, इसे यहाँ तक छोड़ो। सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ मिल जाती है, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसे छोड़ो यहाँ से। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने
एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए एक असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेना एक दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, एक दूसरे जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र खत्म, ये बाद में देखें कभी। को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति, परंपराओं को समृद्ध किया। पेन नंबर 30, किया कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए 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 तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों का अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा बार देखने से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से। उत्तर पश्चिम मतलब क्या होता है? किसी स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में या फिर किसी पृष्ठ में इस साइड ये हुआ है हमारी दिशा सूचक बन गया। ये हुआ है उत्तर, ये दक्षिण, ये हुआ है पूर्व, ये हुआ है पश्चिम। ठीक है, और ये कह रहा है उत्तर पश्चिम। ये रहा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब है इस साइड से, पंजाब साइड से। ठीक है, इस साइड से की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस, ठीक है, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। इस नदी के पूर्व में से भूमि प्रदेश को इंडिया का, यानी सिंधु इस साइड बहती है, तो इस साइड का जो प्रदेश हो गया वो इंडिया हो गया। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी, हमारी संस्कृति जो संस्कृत भाषा की है, ये सनातन संस्कृति कितनी वर्ष पुरानी है? लगभग 3500 वर्ष पुरानी। कृषि ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण, इसे याद कर लेना, ये जरूरी आता रहता है किसी एग्जाम में। शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपि का एक एग्जाम्पल है, इस तरह की पांडुलिपि होती है। पांडुलिपि के बारे में यहाँ पर क्या लगे सभी पढ़ लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पे है। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांधा जाता था, सॉरी। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ नीचे देख सकते हो। ये भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है। पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 5th आ गया। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई।
फिर भी कई ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तत्व विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जब अन्य प्राकृत और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। मैं इस बुक की पीडीएफ अपने कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, इसे छोड़ो। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, यानी आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, इसे बाद में पढ़ेंगे नीचे कैसा, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक क्या लिखा है शिलालेख के बारे में? लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख के अभिलेख जो है वर्तमान में कहाँ से? कांधार से, चूंकि अफगानिस्तान में से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यहाँ से 6 पेज पर चलते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, लेफ्ट ये है प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। यह है सिक्के, एक पुराने चांदी का सिक्का जो लगभग 2500 साल पुराने हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आज हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का किस प्रकार भिन्न है, ये हमारे लिए किसी मतलब नहीं। यहाँ से पढ़ते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो भी जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इसे एक्सक्लूड करते हैं, हटाओ इसे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस सत्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारी जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूलों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विविध शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है उस समय शासक अपनी
विजयों यानी विक्ट्रीज का लेकर झुका रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेकर झुका नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का महत्व। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महावर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। पेज नंबर 7 कंप्लीट। 8 की स्टार्टिंग। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी अन्नो डोमिनी लिखा पाते हो, हिंदी में ईसवी। ये अन्नो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी का मतलब अक्षर, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए तथा बीसी अक्षरों का प्रयोग बफर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में आविष्कार कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। अतः भारत में तिथियों के रूप में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां उनका पता लगाओ, इनके तुम किस अच्छा समूह का प्रयोग करोगे। इसे एक्सक्लूड करते हैं यहाँ से। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र की जो सभ्यता है, मैसाडोनिया की सभ्यता है, सॉरी मैसाडोनिया नहीं, मैसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की। पेज नंबर 8 कंप्लीट। 9 स्टार्ट। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित यानी अभिलेखित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री यानी मिस्र ना संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। इसमें देखते हैं, इसमें एल अक्षर शेर के लिए बना है और ए अक्षर यहाँ पर चिड़िया के लिए बना है, ये वाला एल अक्षर यहाँ पर लोयन के लिए बना है। ठीक है, कल्पना करो, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। उपयोग शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी जरा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व यानी 8000 बीसी। सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। पेज नंबर 9 कंप्लीट। अगर आंसर राइटिंग करनी हो आपको तो इन क्वेश्चन के जो आंसर हैं, इन क्वेश्चन को लिखो बुक में, उनके आंसर लिखो। इसको पढ़ने के बाद जो ऊपर चैप्टर के कितने पेज है, समथिंग 9 पेज निकल चुके हैं, उनको पढ़ो, फिर इनके आंसर लिखो। जिससे तुम्हारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हारी सोचने की क्षमता भी डेवलप। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। नहीं छोड़ो, पेज नंबर 10 कंप्लीट हो गया। यहाँ से हो गया चैप्टर 2 स्टार्ट, आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, ये तो फालतू है, कहानी किसी मतलब की नहीं है हमारे लिए। आरंभिक मानव आखिर भी इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले
रहा करते थे, आज हम उन्हें आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जरूरी होता है कि कौन कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि इनमें कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। पेज नंबर 11 कंप्लीट। 12 पर चलते हैं। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के गुण ज्ञान और गुण का वर्णन करो। इसे करते हैं हम एक्सक्लूड। एक्सक्लूड इसका कोई मतलब नहीं है। आर्किटेक्ट के खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण करना रखना जरूरी है कि सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। इसे करते हैं एक्सक्लूड। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने पेज नंबर 12 कंप्लीट। यहाँ पर दिए हैं कुछ चित्र जो कि पाषाणकालीन हो सकते हैं। ये लेकर यहाँ से पाषाणकालीन हो नहीं सकते, सॉरी पाषाणकालीन नहीं, क्योंकि पत्थर से बने हैं, तो पत्थर से बने औजार पाषाणकालीन समय में ही पाए जाते हैं। ठीक है। काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ऐसे हटाती है, इसे छोड़ो, इसे फिर पढ़ेंगे बाद में। पत्थर से बने औजार, ये पत्थरों से बने, क्या ये पत ये अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवर की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं, ये लेफ्ट हैंड में ये पत्थर का औजार है, तो जिसमें दिखाया जा रहा है कि पेड़ की जड़ों को खोदने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। बाएं, सॉरी ये राइट हैंड है। इस साइड दिखाया जा रहा है कि जानवरों की खाल, ये है ना, ये पत्थर से जानवरों की खाल में क्या कर रहे हैं, वस्त्रों को सिलने के लिए, जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पत्थरों का। ठीक है। पेज नंबर 13 कंप्लीट। 14 पर चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। इसे हटाओ यहाँ से। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्राचीन नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये बुरजाम में जो कोई कश्मीर में है, इनके थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, इसे बाद में चेक करेंगे। ये पुराना पाषाणिक स्थल है जो कि रेड त्रिभुज ट्रायंगल में, और ये ब्लू रेक्टेंगल में नवपाषाणिक प्रास्थल है, सर्कल में है, ग्रीन सर्कल में हो गया महापाषाणिक प्रास्थल, और इसमें है
14 पेज कंप्लीट हो गए, 15 पे चलते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थानों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के राजस्थान में है, मध्य प्रदेश के राजस्थान में भोपाल से समथिंग थोड़ी दूरी पर, ये लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश आवासीय परास्थल जिन्हें उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास है। ये भीमबेटका की बाहर का फोटो है शायद। पेज नंबर 15 कंप्लीट। 16 पे चलते हैं। इसमें क्या है? प्रायस्थल। प्रायस्थल क्या है? प्रायस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। सॉरी। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे भी उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाई जाती हैं। इन प्रायस्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण औजार पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी पत्थर से पत्थर को घिसकर एक नया शेप बनाना। ठीक है। उसे दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल किया जाता था आघात करने के लिए। उस पर सलग निकाले जाते थे, सलग यानी तीर जैसे कुछ निशान, जिससे एक उपकरण की तरह उसे आकार मिल जाए। ठीक है। दूसरे तरीके को दबाव सलग तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्तर पर टिकाया जाता है। इसी क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सलग निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। यानी जैसे उपकरण उनको चाहिए उस तरह के उपकरण इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे? इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? एक तकनीक सलग तकनीक। पहली है पत्थर को पत्थर से टकराना। आग की खोज। इसे यहाँ से हटाओ, इसे फिर देखें कभी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। पेज नंबर 16 कंप्लीट। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें से हिरण, बारहसिंगे, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से होने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यहाँ दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बनाए। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे एशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। इसको पढ़ेंगे फिर कभी। इसे यहाँ से रिमूव करो। अगले युग की शुरुआत। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है।
हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। पेज नंबर 17 कंप्लीट। आरंभिक मानव की खोज में। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। कोई दौड़ रहा है, उसके पीछे कोई भाग रहा है शायद। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये सॉरी, अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। शैल चित्रकला क्या है, इनसे हमें क्या पता चलता है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था। हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं के चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते जिनसे पता चले कि महिला शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। महिला पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि वे कुछ इस तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पट्टन पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, ये किसी मतलब नहीं, इसे छोड़ो। सॉरी। उसकी का सूक्ष्म निरीक्षण, ये किसी काम का नहीं, इसे छोड़ो। पेज नंबर 18 कंप्लीट। कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे प्रास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ प्रास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। क्या तुम प्रा... क्या तुम दूसरे प्रकार के प्रास्थलों के नाम बता सकते हो। इसे छोड़ो। अन्यत्र, अन्यत्र में और कहीं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह भारत से बाहर फ्रांस आ गया। फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस प्राचल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र, इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये है शैल चित्र, जिन्हें रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। पेज नंबर 19 कंप्लीट। 20 स्टार। ये किसी काम का नहीं। उपयोग शब्द आर्किटेक्ट यानी शिकारी, खाद्य संग्राहक जो खाने पीने की चीजें एक्स्ट्रा करते हैं, पुरास्थल जो पुरापाषाण कालीन स्थल है वो, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण। तिथियां, मध्यपाषाण की तिथियां ये 12 साल से लेकर 10,000 साल BC। नवपाषाण युग की तिथियां 10,000 साल से, और उसका कोई दिया नहीं जरा प्रमाण। इसको यहाँ से छोड़ो। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर हमारी आंसर राइटिंग के काम आ सकते हैं। इनके क्वेश्चन लिखो और अपने आंसर लिखो इस बुक को पढ़ने के बाद। इसे यहाँ तक एक्सक्लूड करो, यहाँ तक कोई मतलब की नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है। ये सब क्वेश्चन आंसर है। पेज सॉरी, चैप्टर 3 स्टार्ट। ये वीडियो बिल्कुल अनकट है, इसमें एक भी पार्ट काटा नहीं गया है। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ये किसी मतलब का नहीं, इसे यहाँ से हटाओ। विभिन्न प्रकार के भोजन, इसे इसमें सम्मिलित करो। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत हमने अध्याय 2 में पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। साथ ही जिन वनस्पतियों और पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें। उनके
उनके बीज पक सकें, इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। पेज नंबर 22 फिनिश। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आरक्षित आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्तों का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। एक एस्टिमेटेड आइडिया है। ये परफेक्ट किसी का सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है किसी चीज का कि डेफिनेटली ये हुआ होगा। ये जो सबूतों तथ्यों के आधार पर ओनली एक एस्टिमेट अवधारणा बनाई जाती है। इस तरह से ऐसा हुआ होगा। बचने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया के दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनके मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि वृक्ष उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधों जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखकर इनमें से कौन सा जंगली सूअर कौन सा पालतू सूअर का। डेफिनेटली जंगली सूअर का मुझे तो ये लग रहा है, पर मुझे नहीं पता रियलिटी में कौन सा है। ये जंगली सुअर का, ये पालतू सुअर का। क्योंकि जब उन्होंने जंगली सुअर को पाला तो उन्होंने जैसे बड़े दांत की जरूरत होती है उसकी जरूरत खत्म हो गई तो धीरे धीरे वैसे होते हुए। ये मेरा मानना है, पक्का नहीं पता मुझे। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पेज नंबर 23 कंप्लीट। 24 एक नवीन जीवन शैली, अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे किसी विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा अनाज को स्टोर करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? इसका पता नहीं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है? भोजन के अतिरिक्त जानवर से दूध, मांस, ये तो मिलता ही है, और क्या मिलेगा? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मैं छोड़ो, किसी मतलब का नहीं है। पेज नंबर 24 कंप्लीट। 25 शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे एक की तालिका में तुम्हें जान सकते हो कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी की जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं पुरास्तर मेरगढ़ जो पाकिस्तान में। चावल, जानवर की हड्डियों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं कोल्डे हवा उत्तर प्रदेश से। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुर के निशान, मेरगढ़ आदम उत्तर प्रदेश। गेहूं और दलहन, गुफराकाल कश्मीर।
गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, वो जम्मू कश्मीर से। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चांद, आधुनिक बिहार, बिहार से। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लू, आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये आधुनिक आंध्र प्रदेश। पय्यमपल्लई से। जिन जगहों पर अनाज या तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। पेज नंबर 25 कंप्लीट। 26 स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ प्राचीन स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बोरजोम, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। देखते हैं कहीं पर बना हुआ होगा, भाई बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिसमें कई ऐसे हैं जो प्रापाषण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति में प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजार साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन यानी पत्थरकालीन, पाषाणकालीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण ये रहे। नवपाषाण युग के प्राचीनों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण यानी चित्रकारी। बर्तनों का उपयोग चीजों, पेज नंबर 26 कंप्लीट, चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। एक पात्र है जो कि मिला है नवपाषाण युग का। अन्य रीति रिवाज, अदर कस्टम्स। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिन इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने यह पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। यह जनजाति के बारे में कुछ टॉपिक। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसी पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को या जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार तथा झोंपड़ियों का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पेज नंबर 27 कंप्लीट। 28 कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या पुरोहित हो सकते हैं। वे वयस्क महिलाओं को भी अपने उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता है। जनजाति की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां, चित्रकारी भी शामिल हैं। इनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरी पूर्णिमा की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होती हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेरगढ़ यानी जो कि आधुनिक पाकिस्तान हो, उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बताई गई। मेरगढ़ ढूंढो, एक जो कि पाकिस्तान में से ढूंढना क्या है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलम दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेरगढ़ संभवतः वो स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। इसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियां की हड्डियां ज्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों को ही
हड्डियां मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। गांव, हमारे कुछ डिटेल गांव की ये विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। ये कुछ ओवरव्यू सा दिया गया है गांव का। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविदों को किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के और कौन से बाद के हैं। मान लो कि सबसे पहले समतल भूमि लेवल 4 पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटे पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और करकट भी घरों के आसपास जमा होती रहती है। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और जिसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली आमतौर यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूपों में जानी जाती हैं। Sorry। मृत्यु की सामर्थ्य मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये किसी इंसान का कंकाल है जिसके साथ आप बकरी को भी देख सकते हो। ये बकरी की कंकाल इसमें दिखाई साथ में दिखाए जा रहे हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये इंसान का है, ये बकरी का है। ये यहाँ पर चित्र भी मिला है। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ घर सारे ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, चेक कर लेना आप। पेज नंबर 29 कंप्लीट। समानता चेक कर लेना, कमेंट में बता देना क्या समानता है आपके घर की मेहरगढ़ के घर से। दार्जिलिंग हेडिंग मानचित्र टू पृष्ठ संख्या 14 में दार्जिलिंग हेडिंग ढूंढो। किसी मतलब की नहीं है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं, मत ढूंढना। मैं इस बुक की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड जरूर कर लेना। अगर आप फिजिकल मोड में नहीं कर पाओ तो इसे डाउनलोड करके इससे पढ़ लेना, क्योंकि ये जरूरी है एनसीईआरटी सेक्शन हिस्ट्री, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी, साथ ही स्टेट पीएससी और भी अदर बेस्ट टाइप ऑफ एग्जाम के लिए, जो कि हमारी लॉ ऑफ कनेक्टिविटी यानी एक दूसरे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करती है। छठवीं सातवीं को, सातवीं आठवीं को, ऐसे करके पूरी हमारी हिस्ट्री को इंटरलिंक करने में एनसीईआरटी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसकी पूरी वीडियो डालूंगा ही, साथ में इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करके भी डालूंगा। जिससे इसको पार्ट देखना है वो पार्ट में देख सकता है, इसको पूरी देखनी है वो पूरी भी देख सकता है। शुरू करते हैं। यह प्राचल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस प्राचल से काष्ठासम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अन्यत्र यानी अदर कहीं। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध प्राचलों में एक चताल चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागरी कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। उपयोग शब्द: कृषक, फार्मर, पशुपालक। नवपाषाण युग: बर्तन, जनजाति, गांव, घर, कब्र। ये किसी काम की नहीं, कल्पना ही करनी, कर लेंगे। पेज नंबर 30 कंप्लीट। तिथियां लिखी हैं आपको कुछ। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। मेरठ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले, यानी ये हो गया 12,000 BC और ये हो गया 8,000 BC, ठीक है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, ये हमने पढ़ाई है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। इन तीनों का आंसर इसका और इसका जरूर लिखना आप। इसको एक कॉपी बना लो जिसमें क्वेश्चन को लिखना पहले, फिर आंसर लिखना मन से, देख कर नहीं लिखना, तो मतलब क्या निकलेगा, देख कर लिखोगे आप तो। ऐसे सारे जितने क्वेश्चन आंसर के अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा आपके लिए। तो अभी से लेकर आज 1 जून है, तो 1 जून से 1 जून मान कर चलो। प्रीलिम्स वाली कब हो, यूपीएससी 2022 की प्रीलिम्स कभी भी हो सकती है, इसका कोई पता नहीं है। अभी की 2021 की अक्टूबर में होगी, 10 अक्टूबर हो, लेकिन 2022 की जून जून मान के चलाओ। मैं जून तक पूरा सब कुछ कंप्लीट करके रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में, ठीक है। हमारे 1 जून 2021 से 1 जून 2022 टारगेट है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। 2022 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आईएएस का, यूपीएससी का पूरा सिलेबस।
ऑप्शनल साइट्स कंप्लीट करना है। मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा वो सारा रिकॉर्ड करूंगा ही। आप कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो पढ़ लेना, नहीं लगे तो मत देखना, जैसे आपकी मर्जी। अध्याय 4 आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है, इस पूरी कहानी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा की खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है? इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये नहर नहीं, ये खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरों में से एक है। चूंकि नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 32 कंप्लीट। 33 स्टार्ट। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को संरक्षित रखना चाहिए? ये किसी का अलग अलग विचार हो सकते हैं। नहीं रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ये पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो इसे देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्तरों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मन के तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे बिलेट आदि ये मिले हैं यहाँ से। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिसकी दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। पानी भरने के लिए इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये कुछ ओवरव्यू है हड़प्पा कालीन सभ्यता का, यहाँ से लेकर ये तो भारत में यहाँ तक। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो औसत का है, ये पाकिस्तान में। धोलावीरा ये गुजरात में है। लोथल, चंडूगढ़, ये सब भारत में ही है। यह है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, जो कि कितना बड़ा आप ये देख सकते हैं। इसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ, एक तो इस साइड से होंगी, एक इस साइड से होंगी। चारों तरफ से कमरे भी बने हैं। कमरे ये हो सकते हैं, यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं दे रही फोटो में ढंग से। हड़प्पा भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कुछ इस प्रकार से होती थी, आप सीक्वेंस इनका देख सकते हो। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई घरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्यायों में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर और आपको बताओ तो बता देना, कमेंट बॉक्स में नहीं लिख लेना तो अंतर क्या है। नगरीय जीवन, जो हड़प्पा का नगरीय जीवन के बारे में कुछ यहाँ पर ओवरव्यू। हड़प्पा की नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकोता सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों का
अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे साथ ही लाते थे साथ ही साथ सुदूर के देशों के किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये कुछ कुएं बनाए गए हैं, कुएं की इमेज है यहाँ पर। ये कुछ नलियों की इमेज है जो कि नाली यहाँ पर बनाई गई थी नगरीय जीवन में। सबसे ऊपर मोनचोड़ की एक सड़क और इसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर। ये हड़प्पा की मोहर है जिसमें एक बैल बैल का निशान लग रहा है, पता नहीं फिर कौन है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह में चिन्ह ये खास लिपि में है। इसमें कुछ लिखा है जिस लिपि को कोई भी अभी तक पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वान इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक ये नहीं पता नहीं चला इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टियों के खिलौने, ये मिट्टी के पके खिलौने जैसे मिट्टी के पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है। पेज नंबर 35 कंप्लीट, 36 स्टार्ट। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक आकर्षक सॉरी बहुत ज्यादा हो गया पढ़ते पढ़ते तो जीव कुछ वैसा कर रही। आकर्षक वस्तुओं में मन के वाट और फलक हैं। ये कुछ जेवर हैं जो कि लड़कियों के लिए है। ये पता नहीं क्या है। ऊपर पत्थर के वाट, ये पत्थर के वाट है जो कि किसी चीज को तोलने के काम आते होंगे। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। ये सब ऊपर के बारे में जो ऊपर डिटेल्स दिए गए दो फोटो की, वो डिटेल्स यहाँ पर बताई जा रही है क्या क्या मिला है। पत्थर से बनी मूर्ति जो कि ये मोहनजोड़ो से मिली, जो कि मोहनजोड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये देखो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां छूत कताई का संकेत देती हैं। पेज 36 कंप्लीट, 37 स्टार्ट। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन की चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। सॉरी, हड़प्पा काल में लोग बियर्ड रखते थे, वाह क्या बात है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। सॉरी, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। यह है फियांस। इस आकृति को क्या कहते हैं? फियांस। पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फियांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें से वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्की समुद्री और हरे होते थे। फियांस से मन की चूड़ियां, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए। कपास को कच्चा माल कहते हैं जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का भी दूर दूर से आयात किया करते थे। पेज नंबर 37 कंप्लीट, 38 स्टार्ट। ये मिली है पत्थर गाड़ी, बैलगाड़ी भी कह सकते हैं, पत्थर गाड़ी। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है, इस चित्र को देखो। एक खिलौना, दूसरी एक मोर।
ये एक मोहर है जो खिलौना बताया जा रहा है। मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? नहीं दी गई थी। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहों के शहरों में चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और रचनाकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन लकड़ी के आकार के खिलौने मिले। हल्के आकार इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। 38 कंप्लीट। जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादर बेत के किनारे धोलाविया नगर बसा था। वहाँ साफ 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 पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त हुए, धोलाविया नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसे लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों और शंखों धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता था। यह लोथल के बंदरगाह का एक इमेज है। यहाँ पर जहाज़ों को रुकने की और जाने की व्यवस्था थी। यहाँ से जहाज़ों पर माल ढुलाई की जाती थी। पेज नंबर 39 39 है शायद, सॉरी पता नहीं। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये मोहर छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह हो जाता कि सामने के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगा कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। इस तरह की कुछ मोहर थी। मुद्रांकन भी कहते हैं इसे। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मौजूद रोडों में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्या हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के पेज नंबर 40 कंप्लीट। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। नील नदी का आसपास के क्षेत्र है जो कि सबसे लंबी नदी है दुनिया की। उसके आसपास का क्षेत्र है वो हरा भरा है, लेकिन जो मिस्र का पूरा क्षेत्र है वो उसमें रेगिस्तान है। जैसे आप देख सकते हो पिरामिड, एक पिरामिड और है, 3 पिरामिड है जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो बहुत है पर तीनों एक ही चीज में है।
ये रहा। लगभग 5,000 रुपये मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथीटांग लकड़ी और हीरे जमात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी सब के साथ तो उनके सेवक और सेविकाएं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? यहाँ पड़ी होगी ना, स्वर्ग में जाने के बाद। कल्पना करो, नहीं मिलेंगे। 41 कंप्लीट। कुछ रेस्ट लेने की जरूरत है पर थोड़ी देर बाद लूंगा मैं, सारे 50 पेज कंप्लीट हो जाने पर। उपयोग शब्द: नगर, नगरदोग, शासक, लिपिक जिसे वो किलक कहते हैं, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। जो टेराकोटा की मूर्ति, टेराकोटा मतलब क्या होता है? जो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होती है उन्हें टेराकोटा की मूर्ति कहते हैं। इस अध्याय में पकी मिट्टी टेराकोटा बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे? चेक चेक कर लेंगे कौन कौन से आए होंगे, पूछ कर देख लेंगे। सॉरी, वैसे मजाक कर रहा था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: अमेरिका में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले, नगरों का आरंभ 47 साल पहले, हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत 39 साल पहले, अन्य नगरों का विकास लगभग 25 साल पहले हुआ है। इन क्वेश्चनों को लिखेंगे और आंसर आंसर भी लिखेंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी सिंपल सी अच्छी सी। अध्याय चैप्टर 5 स्टार्ट। अध्याय 4 कंप्लीट हो गए। इनको करते हैं रिमूव यहाँ से। एक कहानी हमारे किसी काम की नहीं। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी संरचना नहीं, रचना लगभग 35 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1,000 से ज्यादा ऋचाएं ऋचाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: इंद्र, अग्नि और सोम। अग्नि आग की देवता, इंद्र युद्ध की देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वेद में 1,000 से प्लस रचनाएं, लेकिन इसमें 10 मंडल। वैसे वैसे आप पढ़ोगे तो 1,028 कहीं पर, 1,027 लिखा आता है और 10 मंडल है इसमें। सबसे लास्ट का मंडल कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में बताना आप। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ और कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ते हो उसमें ये भाषा थोड़ी भिन्न है। 43 कंप्लीट। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृत भाषा भारत की भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ईमानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी प्रभाव से जुड़ी हुई। वाह क्या बात है यार, संस्कृत से जुड़ी हुई थी भाषाएं। उन्हें एक भाषा प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत, संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कुछ समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा प्रवारों की भी भाषाएं बोली बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी जो भारत की सेवन सिस्टर कहलाती हैं। सेवन सिस्टर सेवन सिस्टर क्या है इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने की भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ाया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्वविदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों ब्यास और सतलज के बीच ये संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों को मानचित्र प्रथम में प्रश्न संख्या 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें, बाद में ढूंढ लेंगे। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भोजी वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह है ऋग्वेद की पांडुलिपि। इसमें कुछ लिखा गया है संस्कृत में जिसका नाम है प्राक वैदिक संस्कृत। जो हमारी संस्कृत है उससे थोड़ा डिफरेंट है।
तो थोड़ा उससे टफ कह सकते हैं। विश्व में तो नदियों में जो संवाद हुआ है वो यहाँ पर है। कुछ इसका ओवरव्यू वैसे देख लेते हैं, वैसे ऐसी जरूरत तो है नहीं इसकी, प्रीवियस को चेक कर लेते हैं। विश्वामित्र नदियों अपने बछड़ों को चाटती हो हो वही दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, इनके द्वारा देवी शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहते हो। नदियां क्या कहती है फिर, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता, फिर इसी तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित से पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियां बहती हों। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ गायों और घोड़ों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ, और प्रार्थना की पंक्तियों को द्वारा पढ़कर यह बताओ कि उन्हें फल बनाने के लिए किन साधनों का उल्लेख है। फिर पढ़ लेंगे, जरूरत नहीं इसकी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र प्रथम को देखो, ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं है। देख लें, कोई वैसे कोई जरूरत की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मतलब की नहीं है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का मिलाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ जैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छी चारागाह हो, जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जानी है, फसलों का उपजा जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी की स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए उपयुक्त होता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। घी, अनाज तथा कभी कभी जानवरों की भी, यानी पशु बलि। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहीं ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ऋग्वेद कानून नेपोटिज्म नहीं था। लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़े राजधानियों में मेला में रहते थे, ना इनके पास बड़ी सेना थी, ना ये कर वसूलते थे। फिर राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। इसमें नेपोटिज्म नहीं चलता था। राजा का बेटा राजा मर गया तो उसका बेटा शासक नहीं बनेगा। यहाँ पर कुशल योद्धा हो उसी शासक बनाया जाएगा चुनकर। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। इतनी जिंदगी ज़्यादा जानने की जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी वाले भाषा में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचान लगता है? विश्व यानी विश्वपति। विश्व का प्रधान कौन होता था? विश्वपति। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्धों में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहे उन्हें उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण। महा मतलब क्या होता है? बड़ा पाषाण। पाषाण में से पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कंपनियां बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण प्रस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के अंदर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। पेज नंबर 47 कंप्लीट, 48 स्टार्ट। ये महापाषाण का ओवरव्यू दिया गया है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजा हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है।
महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें उन्हें क्रमबद्ध करो। ऐसे क्रमबद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे काम की नहीं है। ऊपर इस तरह के महापाषाण उताव समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो सारे पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था, जैसे इस तरह। इन सब कब्रों को समानता है सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं और लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? इसका आंसर क्या है, बता देना कमेंट बॉक्स में। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का सामान। बाई और घोड़े के लिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे का सामान। बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ियों, नीचे एक कटार। ये देखो, ये कटार, एक कुल्हाड़ियों के लिए सामान। पेज नंबर 48 कंप्लीट, 49 स्टार्ट। 50 पर हमें भी रख लेना है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविदों को ये पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्तियों की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्रों में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ये किसी मतलब का नहीं। मानचित्र 2 में प्रश्न नंबर 14 किसी मतलब का नहीं। ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए। दूसरी कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनवाई। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी थी? कभी कभी महापाषाणों में एक साथ कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बारह मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगा के पत्थरों या चट्टानों को चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। एक से मतलब नहीं, प्रश्न के। इनाम गांव को खोजो। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा नदी की सहायक नदी क्या है? घोड़। ये रही, अंडरलाइन करने ना। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा। पेज नंबर 49 कंप्लीट। बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। छोटे आकार के छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हमें ये पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान का आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो उसमें कई बार महिला कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसे समझ का समझता है अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी है स्त्रियों की जांच। क्योंकि महिला बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुला पुरुष में ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों का अध्ययन पर आधारित है। आज से 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान दोष है। हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभव चरक ने अपनी गिनती में दांत 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 की हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज के जोड़ की संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? जो चरक ने इतनी जानकारी इकट्ठा की, तो कैसे की होगी? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो तो बता देना। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इनमें कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांवर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवड़ियां एकत्रित की जाती थी। पेज 50 कंप्लीट हो गया। पेज पेज 51 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे।